हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। कुछ डाउट आए थे यूनिट 3 के रिगार्डिंग आपके, तो उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक दे रखा है आइस का और वो एक वेज पे रखा हुआ है और वेज एंगल आपका 45 डिग्री है। ठीक है, इनिशियली मान लीजिए कि आइस और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इस ब्लॉक को नीचे आने में कितना समय लगता है, T2 समय लगता है। ठीक है, एक सिमिलर वेज है, ठीक है, और वही आइस का ब्लॉक है, लेकिन इस बार इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0, और उसको इस आइस ब्लॉक को नीचे आने में समय कितना लगता है, T1 लगता है। और एक कंडीशन दे रखी है कि T2 आपका 2 टाइम्स है T1 से, मतलब इस केस में ब्लॉक को नीचे आने में दुगना टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं T2 वाला केस लेता हूँ और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, लेट ये मेरा आइस ब्लॉक है, अभी ऊपर है टॉप पर, वेट नीचे लगेगा, हाँ के ना, और नॉर्मल रिएक्शन R इस तरफ लगेगी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। और आपको पता अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। इस mg को रिजोल्व करें, mg cos 45 एंड दिस विल बी mg sin 45। ये mg sin 45 इस ब्लॉक को नीचे लाने का काम करेगा। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अगर आप देखें नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन वो कितना है, F नेट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितना है, mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, एंड द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर देखें किसके बराबर है, mg cos 45 के, म्यू mg cos 45। ठीक है, पुट करें फ्रिक्शन फोर्स को, F नेट आपका निकल कर आएगा, mg sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, वो भी पुट कर दिए मैंने। और फ्रिक्शन फोर्स को पुट करेंगे तो mg cos 45, और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। ठीक है, तो जो जो चीज़ कॉमन निकल सकती है कॉमन निकाल लो, mg/√2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस म्यू। ठीक है, दिस विल बी नेट फोर्स, और नेट फोर्स को किसके बराबर रख सकते हैं बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो m से m कैंसिल आउट हो गया और एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/2 1 माइनस म्यू। ठीक है, इस केस में, जिस केस में फ्रिक्शन है उसमें आपका एक्सेलरेशन कितना है, g/√2 1/μ। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, s = ut + हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कोई दे नहीं रखी है तो वो 0 हो जाएगी। s क्या है, ऊपर से नीचे आने की डिस्टेंस। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ g/√2 1 माइनस म्यू। ठीक है, इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है, T2 है ना फ्रिक्शन वाले केस में टाइम। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप नोट कर ले और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या, आपका जो विदाउट फ्रिक्शन वाला केस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर आप नोट कर लें। ठीक है, साफ कर दो बेटा। अब देखो यहीं पर मैं वो केस भी दिखा देता हूँ, जब फ्रिक्शन नहीं हो, म्यू नहीं दे रखा तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, mg sin 45। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है, और नेट फोर्स के बराबर क्या रखा जा सकता है भाई, किसके बराबर रखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो g/√2 आ गया एक्सेलरेशन इन द सेकंड केस। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। अब इसके लिए s = ut + हाफ at² लगाइए, ये चीज़ तो 0 है, s कितना आ जाएगा, हाफ g/√2 इंटू T1 का स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 को बराबर रख सकता हूँ क्योंकि दोनों ब्लॉक ने अल्टीमेटली सेम डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, तो हाफ g/√2 1 माइनस म्यू T2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ g/√2 इंटू T1 का होल स्क्वेयर। देखो ये टर्म एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 माइनस म्यू किसके बराबर आ गया, T1/T2 के होल स्क्वेयर के। इसको नीचे ले आया मैं। अब देखिए गिवन कंडीशन और है कि T2 = 2 टाइम्स ऑफ T1, तो पुट कर दीजिए 1 माइनस म्यू = T1/2 T1 का होल स्क्वेयर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/4। जब स्क्वेयर खोलेंगे तो क्या बचेगा, 1/4। क्लियर है बात आपको। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस म्यू = 1/4। इस म्यू को इधर लेके आइए और इस 1/4 को उधर, तो ये कितना हो जाएगा,
इतना, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 म्यू। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है कि नहीं बात आपको? कर लोगे? हाँ भाई बोलो। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो भी फ्रिक्शन से है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक ट्रेन है 200 क्विंटल की और उसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है कि नहीं बात आपको? फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है 0.5 न्यूटन पर क्विंटल। पर क्विंटल के हिसाब से इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो अल्टीमेटली 2000 क्विंटल है तो गुना कर दो 2000 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन आ जाएगा। 1000 न्यूटन क्या दे रखा है? फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है। आपको निकालना कुछ नहीं है, म्यू इंटू आर नहीं रखना, वो अगले ने खुद ही बता दिया कि इतना, तो आपको इसके साथ मूव करना है। क्लियर है बात आपको? फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप। देखो इस ट्रेन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ये बात तो निश्चित है। अगर आप ध्यान से देखें कि वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। दिस इज माई प्लेन, ठीक है, ओके। अगर आप और नॉर्मल रिएक्शन देखें तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्स से एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। क्लियर है बात आपको? तो mg को रिजोल्व करते हैं तो ये कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा और ये आ जाएगा mg कोस थीटा। ठीक है कि नहीं बात आपको? आर mg कोस थीटा को बैलेंस कर लेगा। ये फोर्स आप लगा रहे हो, ये mg साइन थीटा वेट की वजह से डाउनवर्ड है, और आपको पता अगर आप इसको ऊपर खींचना चाहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसे लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो आप, जो फोर्स आपने लगाया माइनस इधर की तरफ कितना फोर्स हो गया? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं बात आपको? दिस विल बी योर इक्वेशन। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द यू एंड दिस two components, two forces, that is mg sin theta and friction force will oppose the motion, so we have to subtract it and the net force is equal to this and this must be equal to mass into acceleration। ठीक है, तो हमें f निकालना है तो वो आ जाएगा ma प्लस mg sin theta प्लस f। क्लियर है बात आपको? देखो मास क्विंटल में दे रखा है, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो, तो 2000 इंटू 100 ये टोटल मास आ गया कितने? किलो में आ गया। और एक्सेलरेशन आपको कितना चाहिए? उसका 2 चाहिए। ठीक है, और मास कितना है? 1 2 2000 इंटू 100 और जी का 1 और 10 आएगा। साइन थीटा के बारे में अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया आपका? 1000 न्यूटन। ठीक है, तो इन सब को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड फोर्स। अब बात करते हैं साइन थीटा की। देखो यहाँ पर कुछ बोला हुआ है कि ये एंगल थीटा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ मेरे को, ये बोला हुआ है कि इंक्लाइन 1/50। इसका क्या मतलब होता है? अगर ये ट्रेन 50 मीटर ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर ऊपर उठ जाएगी। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितने मीटर ऊपर उठ जाएगी? 50 मीटर ऊपर, सॉरी 1 मीटर ऊपर उठ जाएगी। अगर ट्रेन ऐसे 50 मीटर जाती है तो जिस पॉइंट पर अभी ट्रेन है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन कितना ऊपर उठ जाएगी? 1 मीटर। ये बात होती है 1/50 का। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो ये थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ, देखिए हमें तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 1/50 होता है। देखो ये थीटा और ये थीटा एग्जैक्टली सेम होंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको? मतलब अगर आप यहाँ से देखें कि मान लो यहाँ से ये 50 ऊपर गई, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अगर 50 है तो ये कितना होगा? 1 होगा। तो इस छोटे वाली ट्रायंगल का जो थीटा होगा और इस बड़े वाली ट्रायंगल का जो थीटा होगा वो सेम होगा। हाँ के ना? ये वाली चीज़ सेम होगी बेटा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कितना दे रखा है? साइन थीटा कितना दे रखा है? 1/50। इसको सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है बात आपको? तो पहले 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को समझो। एक कार है जिसका मास कितना है? m है, ठीक है, और वो u वेलोसिटी से चल रही है, और सच डैट जो जिस रोड पर वो चल रही है वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। डैट इज़ इस कार के टायर के बीच में, ब्लॉक के बीच में और इस रोड के बीच में फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन 0 है इस कार के टायर और रोड के बीच में। ठीक है, अब क्या करता है? जैसे ये L लेंथ चलती है, ऊपर से m/2 मास इसमें आ जाता है। ठीक है, कैसे भी ड्रॉप होकर वर्टिकली इसमें आ जाता है।
ठीक है कि नहीं बात आपको। तो बताओ कितना समय लगेगा टू कवर द लेंथ ऑफ डिस्टेंस 9/2L। 9/2L का मतलब 4.5 हाँ के ना L, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए ज़रा ध्यान से, क्या ये बोलना चाहता है। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, इनिशियली m मास है मेरा और मैं u वेलोसिटी से चल रहा था, फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है कि नहीं बात। और जैसे ही मैं L लेंथ को कवर करता हूँ, मेरे ऊपर वर्टिकली एक मास ड्रॉप होता है और वो मेरे मास का आधा होता है, हाँ के ना, ठीक है। और अब इसके बाद जैसे ही मैं L करूँ, अब यहाँ पर ये आ गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर मास कितना कहलाएगा, 3/2m कहलाएगा। ये ड्रॉप हुआ ना वर्टिकली, क्लियर है बात आपको। अब जैसे ही L और चलूँगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और फिर से m/2 ड्रॉप होगा। m/2 कंसेक्यूटिवली ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर कितना मास हो जाएगा, 2m हो जाएगा, क्लियर है बात। अब जैसे ही और अब मैं L लेंथ आगे चलूँगा, ठीक है, तो फिर से मास आगे पड़ेगा और मास कितना हो जाएगा, 2 में आधा और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2m। क्लियर है बात, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको, ठीक है। तो देखो अपने को ऐसे करते करते कहाँ तक चलना है, 4.5 तक चलना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से फिगर बना रहा हूँ ताकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर पाएँ। इनिशियली मैं यहाँ से चला, ठीक है, लेट, फिर ये L है, एक बार L बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिगर क्या कहना चाहता है। देखिए ये L चला, फिर ये L, फिर ये L और फिर ये L और फिर आगे L/2, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर मास m था, जैसे ही L चला तो m/2 ड्रॉप हुआ तो कितना हो गया आपका, 3/2m। फिर से m/2 ड्रॉप हुआ तो कितना हो गया, 2m। फिर से यहाँ पर m/2 ड्रॉप हुआ तो कितना हो गया, 5/2m। फिर से m/2 ड्रॉप हुआ तो कितना हो गया, 3m। अल्टीमेटली ये कंडीशन हो रही है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और आपको टाइम निकालना है, ठीक है। देखो मास जो ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर वो वर्टिकली हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको y बोलूँ और इसको x बोलूँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली फोर्स किस में लग रहा है, x डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन में लग रहा है। x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन x डायरेक्शन कितना है, अभी भी 0 है, क्लियर है। तो अगर आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, dp/dt, अगर फोर्स 0 है तो मैं dp/dt को क्या लिख सकता हूँ, 0। और किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैं मोमेंटम को x डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। सोचिए इस बात को ज़रा, फोर्स x डायरेक्शन में 0 है तो मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड। तो पहले इस केस को पकड़िए, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो इनिशियली मोमेंटम कितना है, mu है, ठीक है। और अब मास कितना हो गया है, 3/2m और वेलोसिटी u1 मान लो, ठीक है कि नहीं बात। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u1, ठीक है। तो m से m कैंसिल, 2/3 ऑफ u विल बी u1। देखिए वेलोसिटी घट रही है अब, 2/3 ऑफ u, क्लियर है बात आपको। अब इस केस के लिए मोमेंटम को कंजर्व कर दो, अभी तो मैंने इस केस के लिए कंजर्व किया, अब इस केस के लिए कर दो, 3/2 तो 3/2m तो मास हो गया और वेलोसिटी कितनी हो गई, 2/3u, क्लियर है। अभी मास कितना हो गया, 2m हो गया यहाँ पर, और वेलोसिटी कितनी होगी मुझे निकालना है, डेट विल बी जी v2, ठीक है कि नहीं बात आपको, और u2, ठीक है। तो 3 से 3 गया, m से 2 से 2 गया, m से m गया, ठीक है कि नहीं बात। तो u2 विल बी इक्वल टू u/2, u2 विल बी इक्वल टू u/2। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्या गिरेगा, ऊपर से देखो ये मास गिरेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो x डायरेक्शन में फिर से हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। 2m विद वेलोसिटी u/2 इज इक्वल टू 5/2m विद वेलोसिटी u3, क्लियर है बात। m से m मर गया, 2 से 2 गया, और u3 कितना आ गया बेटा जी आपका, 2/5u, ठीक है। यहाँ पर u3 आपके पास आ गया 2/5u, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, है ना। कोई डाउट बेटा, कर लोगे, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है कि नहीं बात आपको। अब चलिए आगे, इस केस के लिए फिर से मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ, 5/2m इंटू 2/5u इज इक्वल टू 3
m इंटू यू 4, ठीक है। 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, m से m गया, तो u 4 कितना आ गया बेटा जी मेरा u/3 आ गया। u/3 से ये यहाँ पर चल रही है। क्लियर है बात आपको? कर लोगे इतना? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं ना? चलिए, मोमेंटम को कंजर्व करना है आपको, ठीक है। अब देखो इस लोकेशन में, इस पोजीशन पे ये u से चल रहा है और लेंथ कितनी है l। आपको पता है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम के। वेलोसिटी इस रेंज में कितनी है? u है, डिस्टेंस l है, टाइम लेट t1 है, तो t1 कितना आ गया बेटा? u/l आ गया, ठीक है। अब इस रेंज के लिए t2 निकाल लो आप। t2 कितना होगा? डिस्टेंस t2 कितना होगा आपका? गलत कर दिया क्या मैंने? u है, l है और t1 है, तो t1 क्या आ जाएगा? l/u, ठीक है कि नहीं बात आपको? ठीक है। इसी तरीके से t2 बोल सकता हूँ मैं, l तो लेंथ है और वेलोसिटी कितनी है? 2/3u। क्लियर है? t3 बताइए कितना होगा बेटा? l तो लेंथ है और u/2 वेलोसिटी है। t4 बताइए कितना होगा आपका? ये चीज़ ये रही, इसको मैंने टाइम t1 बोला है, इसको टाइम t2 बोला है, इसको टाइम t3 बोला है और इसको t4 बोला है। तो लेंथ तो l है और 2/5 u वेलोसिटी है। और t5 कितना होगा बताइए? t5 होगा, लेंथ तो है l/2 क्योंकि अभी l/2 बची है मेरे पास, है ना, और वेलोसिटी कितनी है? u/3, ठीक है। इन सब को जोड़ लेना, वो आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? दिस विल बी योर आंसर, इन सब का समीशन। समझ आई बात आपको? देखो बेटा, आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन जिस एक्सिस में फोर्स लग ही नहीं रहा वहाँ पर मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूँ। वर्टिकली फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करता जाऊँगा और हर एक कोलिजन के बाद या हर एक ड्रॉप के बाद वेलोसिटी निकालता जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे और फिर सिंपल फंडा लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वहाँ से टाइम निकाल लेंगे हर एक सेगमेंट के लिए और सबको जोड़ देंगे। डेट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात आपको? चलिए, वेरी गुड, आपको समझ आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन है चेन वाला, इसको और देखते हैं। एक टेबल दे रखी है भाई और उसके ऊपर एक चेन इस तरीके से प्लेस है, ठीक है। चेन की लेंथ l है, मास m मान लो इसका, ठीक है, और चेन और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। आपको बताना क्या है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन बी हेल्ड आउटसाइड द टेबल विदाउट स्लाइडिंग, कि ये लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, सच डेट कि लेंथ ये चेन स्लाइड ना करे। क्लियर है बात आपको? चलिए इसका फिगर बनाते हैं बेटा। ठीक है, लेट ये मैं लेंथ मान लेता हूँ कितनी है? x लेंथ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लेंथ कितनी बच गई होगी आपकी? l माइनस एक्स, ठीक है। मेरे को ये x ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हेल्ड आउटसाइड ए टेबल विदाउट स्लाइडिंग। क्लियर है बात आपको? यही चीज़ मेरे को मेजर करनी है, ठीक है। तो मास पूरी चेन का कितना है? m है, जिसकी लेंथ कितनी है? l है। लेंथ टोटल l है और मास कितना है? m है। वेरी गुड। चलिए अब देखो ज़रा ध्यान से चीज़ों को समझो आप बात को। इस पोर्शन का मास बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। आप बोलोगे सर देखो l लेंथ का मास कितना है? m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू l माइनस एक्स। दिस इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है कि नहीं बात आपको? इसी तरीके से इसका भी मास बता सकता हूँ। l का मास m, 1 का मास m/l, तो x का मास कितना? m/l इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं बात? इस चेन का भी मास आ गया और जो ये ऊपर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है इसका भी मास आ गया। कितना आ गया? ये आ गया m/l इंटू l माइनस एक्स, और इसका मास आ गया m/l इंटू एक्स। क्लियर है बात आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या भाई? ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब इस पर्टिकुलर पोर्शन का वेट नीचे की तरफ लगेगा, हाँ के ना, और जो हैंगिंग चेन है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा? m/l इंटू एक्स, तो मास हो गया इस चेन का जो हैंग कर रही है, इंटू g, ये नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर है बात आपको?
अब आप सोचो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये इसको इस तरफ खींचने का प्रयास करेगा, इस तरफ। ये कैसे कर रहे हो सर आप? देखो ये वेट लग रहा है ना नीचे की तरफ, ये चेन थी, वेट क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, और ये इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। ये डायरेक्शन गलत दिखाई, आप ऐसे सोचो कि ये इसको, इस चेन को नीचे लाने का प्रयास करेगा। इस हैंगिंग पोर्शन के मास की वजह से ये चेन स्लाइड करने की कोशिश करेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा कि इस पोर्शन का मास इसको कह रहा है कि आगे आ जाओ। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इसलिए मैंने वो डायरेक्शन वैसे दिखाई थी। ठीक है कि नहीं बात आपको? ठीक है, आप इसको एक टेंशन के जैसे मानो, है ना, एक धागे के जैसे। अगर यहाँ पर ब्लॉक में टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होती थी? T। ठीक है, तो जो चेन का वेट है वो इनको आगे की तरफ खींचने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। क्लियर है बात आपको? और प्रयास करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बीच में आ जाएगा, कहेगा कि मैं जाने नहीं दूंगा। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर। देखो अब इस जो लेटी हुई चेन है उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, डेट विल बी इक्वल टू m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, ये वेट, और इसके कोरोस्पोंडिंग क्या आएगी? नॉर्मल रिएक्शन आर आएगी। तो अल्टीमेटली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस पर्टिकुलर का अपोज करेगा, है ना? क्लियर है बात आपको? तो ये पक्का किसके बराबर हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर? म्यू इंटू आर के बराबर। तो m/l इंटू एक्स इंटू जी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर किसके बराबर है? जो लेटी हुई चेन है, जो पसरी हुई चेन है, उसके वेट के बराबर, डेट विल बी इक्वल टू m/l l माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है कि नहीं बात? जी से जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। m/l से m/l क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू म्यू l माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? यही बचा हुआ यार। हाँ, सोल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू म्यू l माइनस म्यू x, उसको उधर ले जाओ, x माइनस x प्लस म्यू x इज इक्वल टू म्यू l। ठीक है, x को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू l। ठीक है, और इस चीज़ को आप नीचे ले आओ, 1 प्लस म्यू। ठीक है कि नहीं बात आपको? दिस विल बी योर x, दिस विल बी योर x और सॉल्यूशन। क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चेन का मास निकाल लेना, वो कितना आएगा? m/l इंटू एक्स। लेटी हुई चेन का मास निकाल लेना, वो कितना आएगा? m/l इंटू l माइनस एक्स। ठीक है, अब लेटी हुई चेन का वेट नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी। अब इस पर्टिकुलर चेन की हैंगिंग की वजह से इसका जो वेट है वो इसको कोशिश करेगा कि ये आगे सरके। क्लियर है? ये सारी की सारी नीचे आ जाए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बीच में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली उस वेट को आपको फ्रिक्शन फोर्स के क्या रखना है? बराबर रखना है। जो चेन लटक रही थी उसका वेट कितना होगा? m/l x इंटू जी, उसको फ्रिक्शन फोर्स के बराबर रख दिया। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर। और आर किसके बराबर होगा? इस पर्टिकुलर चेन के वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने पुट किया, दोनों को सोल्व किया और x निकल कर आया म्यू l डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू। क्लियर है बात आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। हो क्या रहा है, एक टेबल दे रखी है और मैंने एक चेन को ऐसे ऊपर पकड़ रखा है, सच डैट चेन का जो लास्ट लिंक है वो इसको जस्ट टच कर रहा है। अब जैसे ही मैं चेन को छोड़ूंगा तो हर एक लिंक इसके साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेगा। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही वो इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ तो मान ये दे रखा है कि मान लो कि x पार्ट पहले से ही इसके ऊपर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब जैसे ही और कोई पार्ट इसके ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट अब इसके ऊपर आएगा, हाँ कि ना? तो आपको बताना क्या है? फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द टेबल। ठीक है, एट द मोमेंट व्हेन x पार्ट ऑफ द चेन ऑलरेडी रेस्टेड ऑन द टेबल। x पार्ट जब रेस्ट पर है तो आपको बताना है कि अगला जैसे इसके ऊपर पड़ेगा तो नेट फोर्स कितना लगा टेबल के ऊपर। क्लियर है? अगर आप देखो इसको, अगर मैं नंबरिंग दूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 वाला यहाँ पर है, इनिशियली यहाँ पर था और अब इसका नंबर है गिरने वाला ये इस टेबल के ऊपर। ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ों को सोचो आप। मान लो टोटल मास m है, मान लो क्या दे रखा होगा, हाँ मास m है और लेंथ l है, तो l लेंथ का मास कितना? m, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l इंटू एक्स। कैसे निकाला? यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 के लिए कितना? m/l और x के लिए कितना? m/l इंटू एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पसरी पड़ी हुई चेन है वो कितनी है?
उसका मास कितना है m/l इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, इसका वेट तो लग ही रहा है इस टेबल के ऊपर, है ना। तो दो फोर्स लगेंगे F, जो कौन कौन से लगेंगे, F1 प्लस F2। F1 क्या है भैया, जो चेन पसरी हुई है उसका वेट, डेट विल बी इक्वल टू m/l इंटू एक्स इंटू जी। समझ आई है नहीं यही बात आपको, ठीक है। और F2 क्या होगा, जो लिंक अब आएगा उसकी वजह से जो फोर्स लगा, ठीक है कि नहीं बात। F2 जो लिंक अब आएगा उसकी वजह से जो फोर्स लगा वो होगा। तो अगर मैं F2 निकाल लूँ तो नेट फोर्स मैं निकाल लूँगा टेबल के ऊपर कितना लग रहा है। क्लियर है बात आपको। अब ये F2 कैसे निकाला जाए भाई, देखो इस पांचवें लिंक को देखो, मान लो ये इनिशियली y डिस्टेंस ऊपर था, कितने डिस्टेंस ऊपर था y, और हर एक लिंक की जो लेंथ या लेंथ लगा लो कितनी है dy, कितनी है dy। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो इस पहले इस लिंक का मास निकालो, फिफ्थ लिंक का मास निकालो। मास कैसे निकाला जा सकता है सर, जैसे अभी तक आपने इसका निकाला था, m का l लेंथ का मास कितना m, 1 का कितना m/l, तो dy का कितना m/l इंटू dy। तो इस फिफ्थ लिंक का मास आपके पास आ गया है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर जब ये गिरेगा, यहाँ पर जब ये गिरेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी गिरने से जस्ट पहले, और गिरने के बाद तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि गिरने के बाद ये दे रखा कि हर लिंक की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तो गिरने से जस्ट पहले इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो निकाल लो। आपको पता है कि कितनी ऊंचाई पर है, y ऊंचाई पर है। देखो आपको v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पर आएगा तो वो कितनी दूरी चल चुका होगा, y दूरी चल चुका होगा, हाँ के ना, ठीक है कि नहीं बात। तो v² इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन g लेंगे और y डिस्टेंस चल चुका। तो वेलोसिटी जस्ट गिरने से पहले कितनी है 2g/y अंडर दी रूट, ठीक है कि नहीं बात आपको। मैंने क्या क्या निकाल लिया है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने dm निकाल लिया है, फिफ्थ लिंक का मास निकाल लिया है m/l इंटू dy। गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी निकाल ली है अंडर रूट 2g/y। गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं इसको u बोलूँ, और गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। टेबल पर आते ही वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका कुछ मोमेंटम चेंज हुआ है, इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया है 0। तो कुछ मोमेंटम चेंज हुआ है, और चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन दी लिंक या चेन, उस पर्टिकुलर फिफ्थ लिंक पर कितना फोर्स लगा, तो वो होगा dp/dt। क्लियर है बात आपको, d/dt और dp इसको dt, एक मिनट, इसको मोमेंटम को कैसे लिख सकता हूँ मैं, m, इसको dt को तो ऐसे रखो आप, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा 0 है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये है ml dy इंटू दिस 2gy, ठीक है। माइनस साइन आया, माइनस साइन का मतलब जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, सच डेट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो ये आ गया ml माइनस साइन के साथ dy, और ये dt नीचे रहा, और ये कितना आ गया 2gy, ठीक है। इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, सच डेट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है बात। अगर चेन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो टेबल के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। टेबल पर फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, टेबल ने ऊपर की तरफ लगाया लिंक पर, तो लिंक टेबल पर कैसे लगाएगा, नीचे की तरफ। दिस इज फोर्स आल्सो इक्वल टू द फोर्स ऑन दी टेबल बाय दिस फिफ्थ लिंक। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। और यही तो F2 था, तो F2 कितना आ गया मेरे पास m/l dy/dt इंटू रूट 2gy। क्लियर है। मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या किया मैंने पहले इस फिफ्थ लिंक का, देखो 4 लिंक तो पहले ही पसरे पड़े हैं, फिफ्थ लिंक अब आने वाला है, तो फिफ्थ लिंक का पहले मास निकाल लो। मास कैसे निकाल लिया आपने, L का कितना मास m, 1 का मास कितना m/l, और dy लेंथ का कितना मास इंटू dy कर दो बेटा। दिस इज द मास ऑफ व्हाट, फिफ्थ लिंक। क्लियर है, ठीक है। अब नोटिस करो इनिशियली जब ये इस कंडीशन में था तो इस फिफ्थ लिंक की कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये फिफ्थ लिंक नीचे की तरफ भागेगा, और वो जब इसके से टकराने वाला होगा तो उसने y डिस्टेंस को कवर कर लिया होगा।
तो मैंने उसकी पहले वेलोसिटी निकाल ली, टकराने से जस्ट पहले। टकराने के बाद वेलोसिटी 0, तो क्या मोमेंटम में चेंज आया? बिल्कुल आया जी। और मोमेंटम में चेंज आया तो मतलब इस लिंक के ऊपर भी एक फोर्स लगा। किसने लगाया? टेबल ने लगाया। तो ये लिंक भी टेबल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, और वो चीज़ ये है। क्लियर है? अब dy/dt को देखो। dy/dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? फिफ्थ लिंक की वेलोसिटी, और वो तो आपने निकाली हुई है ना। मतलब F2 कितना आ गया? m/l इंटू वी अंडर रूट 2gy, और v अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, यही है 2gy। तो जब दोनों की गुना करोगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ m/l, और ये चीज़ और ये चीज़ ये है 2gy अंडर रूट 2gy। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा? m/l इंटू 2gy। क्लियर है कि नहीं बात आपको? दिस विल बी योर F2। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F1 प्लस F2। F1 कितना था? m/l इंटू x इंटू g प्लस, और ये कितना आया? m/l 2gy। m/l और g को कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2y। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है बात आपको? तो ये जो क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है बात आपको? तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर है? तो प्रॉब्लम करते रहें इस तरीके की। मैं आपको एक और दिन देता हूँ कल का, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ठीक है? और मंडे को मैं इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाला हूँ। क्लियर है बात आपको? तो बी प्रिपेयर उसके लिए, और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद ही हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। कल का दिन और है आपके पास, अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए इस यूनिट को। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है? तो मिलते हैं बेटा मंडे को, कल भी मिलेंगे और मंडे को भी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।